अगेन जैसा कि आपको याद ही होगा कि मैंने एक सर्वाइवल सीरीज़ शुरू की थी और आज ये जो वीडियो है, ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये उस सर्वाइवल सीरीज़ का तीसरा एपिसोड है। सबसे पहले तो लास्ट वाले एपिसोड के अंदर 2.2 के व्यूज़ पूरे करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपने पिछले 2 एपिसोड नहीं देखे तो पहले जाकर उन दोनों एपिसोड्स को देखें ताकि मेरी इस जर्नी का आपको पता चल सके। जहाँ तक मेरा ख्याल है इतना इंट्रो काफ़ी है, तो क्यों ना वीडियो को स्टार्ट कर ही दिया जाए। गेम में दोबारा एंटर करते ही मैंने सबसे पहले यहाँ पर एक ब्रिज बनाने का फ़ैसला किया, क्योंकि हम इस नदी में से बार बार गुजरते हैं और बार बार हमें यहाँ के ड्राउन मारते हैं। मैं पहले ही बता देता हूँ कि मैंने ये ब्रिज कॉपी किया हुआ है, तो आप लोग मुझ पे शक ना कीजिएगा। ब्रिज बनाने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर कुछ पिलर्स खड़े किए। रात को इस ब्रिज का कुछ ऐसा लुक आ रहा था जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। मैंने इसके अंदर कुछ लैंटर्न्स भी लगाए थे कि कहीं इस ब्रिज के अंदर ही मॉब स्पॉन ना होते रहें। और इस ब्रिज का इंटीरियर भी अच्छा है, वैसे ब्रिज का भी इंटीरियर होता है। देन अगले कुछ दिनों तक मैंने काफ़ी ज़्यादा वुड कलेक्ट की और साथ ही मेरे लेजेंड भी शामिल था। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारी चेस्ट कितनी ज़्यादा वुड के साथ भरी हुई है। और हाँ, मैं एक बात बताता चलूँ कि मैं अब एक ट्रेडिंग हॉल बनाने लगा हूँ। ट्रेडिंग हॉल इतनी जल्दी इसीलिए है क्योंकि हमारी बेस तो बनी चुकी है थोड़ी बहुत ही सही, तो अब आर्मर को तगड़ा बना ही लेना चाहिए यार। क्योंकि जो मेंटिस है, अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूँ कि इस वर्ल्ड में मैं और लेजेंड अकेले नहीं खेल रहे, बल्कि मेंटिस अपने उस पुराने विलेज में है। अगर आपने फर्स्ट एपिसोड देखा है तो आपने देखा होगा कि मैं, मेंटिस और लेजेंड 3 प्लेयर थे और हम तीनों ने मिलकर उस विलेज को ढूंढा था और वहाँ पर अपनी बेस बनाई थी और उस विलेज को थोड़ा सा मॉडिफाई किया था। लेकिन हम फिर मैं और लेजेंड निकल गए क्योंकि वहाँ पर मेंटिस के काफ़ी ज़्यादा और फ्रेंड्स भी आ गए थे। तो हमने कहा कि इतने ज़्यादा प्लेयर्स के अंदर रह के हमारी गेम भी लैग करेगी और इतना ज़्यादा मज़ा भी नहीं आएगा, तो हमें कुछ अलग ही करना चाहिए। और अगर बात कर ली जाए अपने आर्मर को इतनी जल्दी मॉडिफाई करने की, तो वो इसी वजह से कि मैं मेंटिस से बहुत ही ज़्यादा पीछे हूँ। क्योंकि हम जब उस विलेज से निकले थे तो अब हमारे पास सिर्फ इन्वेंट्रियाँ भरी हुई थी, लेकिन हमारे पास कोई रहने की जगह नहीं थी, हमारे पास कोई विलेज नहीं था। हमने अपना विलेज ढूंढा, दैन अपना घर बनाया और अब तक मेंटिस काफ़ी ज़्यादा कुछ कर चुका है। उसके पास अपना आर्मर भी है, उसके साथ जो फ्रेंड्स हैं उनके पास नेदराइट आर्मर भी हैं। यूँ तो हमने उन्हें ये भी नहीं बताया कि हमारी बेस है कहाँ पे, लेकिन फ़र्ज़ करो वो एम्प्टी लोकेटर मैप का यूज़ करते हुए हमारी इस जगह पर पहुँच जाएं बेस के अंदर, तो उनसे लड़ने के लिए भी हमारे पास कुछ होना चाहिए। तो इसीलिए हमने पहले ट्रेडिंग हॉल बनाया ही कर रहा हूँ, कब का बना ही ना दूँ। नहीं यार, म्यूजिक आगे से अच्छा नहीं है, पीछे वाले लगाना चाहिए। लो जी, फिर आ गया ये, दोबारा लगाओ म्यूजिक। ओ, तो फिर आ गया। मैं नहीं बना रहा यार टाइम लैप्स। आयरन फार्म बहुत ज़्यादा फास्ट चल रहा था, तो मैंने इस आयरन फार्म को बंद कर दिया, या फिर सीधे लफ्ज़ों में ये कहूँ तो लावा नीचे गिर गया था और मैंने उस लावा को दोबारा नहीं लगाया।
तो यहाँ पे चेस्ट में काफ़ी ज़्यादा आयरन पड़ा हुआ था, तो मैंने यहाँ से आयरन लिया और उस आयरन की रेल्स बनाई और इस आयरन फार्म को अपने ट्रेडिंग हॉल के साथ कनेक्ट किया। आयरन फार्म के अंदर जाने वाली लैडर्स के सामने मैंने एक माइन कार्ट रखी और ऊपर जाकर मैंने एक विलेजर को नीचे की साइड पर धकेला। तो हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो आपने अब से पहले वीडियो देखी है, यानी कि आपने एपिसोड नंबर 3 जितना भी देख लिया है, वो मैंने ऑलमोस्ट एक हफ़्ते पहले उसकी रिकॉर्डिंग की थी और उसे एक हफ़्ते पहले एडिट किया था और अब मुझे वो हो चुका है। वो क्या कहते हैं उस इंग्लिश में, एक मिनट सर्च मार के देखता हूँ। ज़ुकाम मीनिंग इन इंग्लिश। हाँ, तो अभी देख लेते हैं, निकल जा। हाँ, तो क्या है ये, लिखा है कोल्ड इन्फ्लुएंजा। मेरा ख्याल है कोल्ड ही ठीक रहेगा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मुझे पिछले हफ्ते कोल्ड हो गया था, तो इसी की वजह से आपको आगे वाली वीडियो में जो मेरी आवाज़ है वो थोड़ी सी अच्छी लगेगी। यहाँ पर फाइनली जो है अपना फ्लेचर अपने कैद खाने की तरफ जा रहा है। विलेजर जो है वो अपने कैद खाने के अंदर जा चुका है और अब मुझे उसको लाइब्रेरियन बनाकर उससे कोई ना कोई बुक निकलवानी है। तो उसके लिए मुझे लेक्टन चाहिए और लेक्टन के लिए मुझे बुक्स चाहिए और बुक्स जो है वो मैं कलेक्ट करने का मेरा कोई मूड नहीं है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आकर स्टिक्स की ट्रेडिंग की फ्लेचर के साथ आयरन फार्म में। देन एमराल्ड जो मुझे मिला यहाँ से वो मैं लेकर अपने ऊपर वाले विलेज में गया और वहाँ जाकर मैंने वहाँ के लाइब्रेरियन से काफ़ी ज़्यादा बुक्स जो है वो ट्रेड कर ली। देन लेक्टन बनाने के बाद मैंने इस विलेजर के साथ ट्रेडिंग करना शुरू कर दी। फाइनली कुछ ही देर तक ट्राई करने के बाद ये जो विलेजर है हमें मेंडिंग की बुक दे रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है और ये बहुत ज़्यादा जल्दी मिल गई है हमें। वैसे तो बहुत देर से मिलती है, तो अपनी किस्मत है यार। देन मैंने काफ़ी ज़्यादा देर तक एक शुगर कैन पर बोन मिल मार मार कर काफ़ी ज़्यादा शुगर कैन कलेक्ट किए और देन मैंने उनसे पेपर बनाकर इसके साथ ट्रेड की और इसकी ट्रेड अनलॉक कर दी। विलेजर की ट्रेड तो लॉक हो गई थी, तो मैंने ये लेक्टन इसकी सही जगह पर रखने के लिए तोड़ा और जब मैंने ये तोड़ा तो मुझे एहसास हुआ कि जो विलेजर हमें मेंडिंग दे रहा था ये जॉब छोड़ चुका था। हालांकि हमने इसके साथ ट्रेड की थी। मैं दोबारा लेक्टन रखा और मुझे पता चला कि ये मेंडिंग गायब हो चुकी है। ये क्या है? देन मैं एक और विलेजर को अपने ट्रेडिंग हॉल के अंदर लाया और उस विलेजर ने मुझे फायर एस्केप 2 जैसी कमाल की एन्चांटमेंट दी। देन मैं उस शुगर कैन के पास गया, उसे ग्रो किया, पेपर बनाया और इस लाइब्रेरियन की भी ट्रेड लॉक कर दी। देन मैं अपने आयरन फार्म से एक और विलेजर को उसके कैद खाने की तरफ ले गया। उस विलेजर के साथ ट्रेडिंग करने के बाद उसने मुझे फीदर फालिंग 4 जैसी कमाल की एन्चांटमेंट दी। देन मैंने अगेन अपनी शुगर कैन को उगाया, उसे काटा, उसका पेपर बनाया और उसकी ट्रेड लॉक की। देन मैं अपने आयरन फार्म से एक और विलेजर को लाया, उसके साथ ट्रेडिंग की, उसने मुझे सिल्क टच जैसी कमाल की एन्चांटमेंट दी। देन मैंने अपनी शुगर कैन को उगाया, उसका पेपर बनाया और इस विलेजर की ट्रेड लॉक कर दी। देन मैं अपने आयरन फार्म से एक और विलेजर को लाया, उसके साथ ट्रेडिंग की। इस विलेजर ने मुझे मेंडिंग जैसी कमाल की किताब दी और मैंने इसकी ट्रेड को अनलॉक करने के लिए अपनी शुगर कैन को दोबारा ग्रो किया। इस विलेजर के पास आया और इसके साथ मैंने ट्रेडिंग की और इसकी ट्रेड लॉक कर दी। देन मैं अपने आयरन फार्म से एक मैंने अपने ट्रेडिंग हॉल के अंदर कुल 14 विलेजर्स रखे थे और उनमें से हर विलेजर मेरे आर्मर और टूल्स के लिए कोई अच्छी इंचार्टमेंट दे रहा था। इंचार्टमेंट्स तो मैंने सारी की सारी निकलवा ली थी, लेकिन मैंने उन विलेजर्स को क्योर करना था, उसके लिए मुझे गन पाउडर चाहिए था और वो इंचार्टमेंट्स लेने के बाद मैंने अपने आर्मर को इंचार्ट करना था, उसके लिए भी मुझे एक्सपी चाहिए थी। तो इसीलिए मैंने मोफा बनाने का फैसला किया। मैं अपनी माइंड में गया, कबल स्टोन कलेक्ट करने के बाद वहाँ से मैं एक ओशन के अंदर गया क्योंकि मुझे याद था कि मेरे स्पॉन पॉइंट के पास ही एक ओशन है। तो वहाँ पर जाकर मैंने अपना मॉब फार्म बनाना शुरू कर दिया। वही ना, बनाना शुरू कर दिया।
मैंने अपने मॉब फार्म के अंदर एक ट्राइडेंट किलर लगाया जिससे मुझे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक्सपी एंड लूट मिलेगी, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और बेडरॉक एडिशन होने के बावजूद ये मॉब फार्म काफ़ी ज़्यादा फास्ट चल रहा है। कुछ ही देर तक AFK करने के बाद मैंने जब इस चेस्ट को खोल के देखा तो मैं हैरान हो गया कि मैंने ऑलमोस्ट 1 मिनट का भी AFK नहीं किया और यहाँ पर इतनी ज़्यादा लूट आ भी गई है इनकी। उसके बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा देर तक AFK किया इस मॉब फार्म में XP बढ़ाने के लिए और लूट जमा करने के लिए। टोटल 36 XP जमा करने के बाद और कुछ गन पाउडर लेने के बाद मैं वापस अपनी माइन में आया और अपने घर की तरफ निकल पड़ा। पोशंस बनाने के लिए हमें ब्रिंग स्टैंड चाहिए था, जिसके लिए हमें ब्लेज रोड चाहिए थे। तो हमने यहाँ पर गोल्ड के शूज़ पहने और हम निकल गए नेदर में एक नेदर फोर्ट्रेस की तलाश में। नेदर फोर्ट्रेस को ढूंढने के लिए हमने माइनिंग करके ट्रैवल करने का फ़ैसला किया। मैंने कुछ पिकेक्स बनाए और कर दी शुरू अपनी माइनिंग। उसी स्ट्रेट लाइन में माइनिंग करते हुए हम एक वाप्ड फॉरेस्ट में पहुंचे। फिर मैंने अपनी हेबल निकाली और एक मस्त छलांग मारी। इसी फॉरेस्ट के अंदर थोड़ा सा आगे जाने के बाद किस्मत से हमें एक नेदर फोर्ट्रेस भी मिल गया। तो वही ना, आगे का तो पता ही है आपको। खत्म। ब्लेज रोड इकट्ठे करके मैं अभी घर वापस आया ही था कि लेजेंड ने मुझे अपने पास बुलाया। उसने मेरे लिए एक घोड़ा टेम किया था। मैंने उसे सैडल पहनाई और अपना आर्मर पहनाया, एक गोल्ड का आर्मर था। लेजेंड ने मेरा घोड़ा उठा लिया और हमारी हो गई फाइट शुरू, क्योंकि मैंने उसे घोड़ा मांगा और उसने मुझे ना दिया। नहीं, क्या लगा था मैं हीरो की तरह आऊंगा और आके लेजेंड से अपना घोड़ा ले जाऊंगा? और लेजेंड, तुझे क्या लगता है मैं तुझे माफ कर दूंगा? दहशत है भाई अपनी। देन मैं नेदर में आया। वहाँ से मैंने ये ब्राउन मशरूम कलेक्ट किए। अपने घर आकर मैंने कुछ बॉटल्स बनाई और घर के चमत्कारी चश्मे से मैंने उनमें पानी भरा, जहाँ पर हमेशा पानी बहता रहता है। देन मैंने एक ब्रूइंग स्टैंड बनाया और उसके अंदर अपनी वाटर बॉटल्स रखी। फिर मैंने ब्रूइंग स्टैंड में ब्लेज पाउडर रखा। फिर मैंने अपने घर के सामने वाली जगह पर एक क्रीपर फोड़ा। अगली रात मैंने कुछ स्पाइडर आइज कलेक्ट की। इन काली स्पाइडर्स के दरमियान मुझे एक वाइट घोड़ा भी मिला, जो कि मुझे कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था। मैंने इसे टेम किया, इसको सैडल पहनाई और ये घोड़ा काफ़ी ज़्यादा ही फास्ट था। तो आज से मैं और ये घोड़ा फ्रेंड्स। देन मैंने अपने नए फ्रेंड के साथ मिलकर कई स्पाइडर्स का शिकार किया। घर आकर मैंने अपने वाइट घोड़े को पार्क किया और पुराने घोड़े को मैंने विलेजर्स को क्योर करने के लिए मैं पोशन तो बना ही चुका था। तो मैंने अब गोल्डन एप्पल्स बनाने थे, तो मैंने यहाँ से गोल्ड उठाया और 4 गोल्डन एप्पल बनाए। रात को मॉब से बचते बचाते मैं किसी तरह ट्रेडिंग हॉल के अंदर गया और अंदर गया तो लेकिन किस्मत से मेरा सामान और मेरे विलेजर्स दोनों ही सेफ थे। उस रात को मैंने कुछ और नाकामियाँ सही और उन नाकामियों से सीखते हुए मैंने अगले दिन कुछ तैयारियां करने का फैसला किया और उस रात को मैं सो गया। अगले 3-4 दिनों की मेहनत के बाद मैंने फाइनली इस ट्रेडिंग हॉल के नीचे एक ज़ॉम्बी को ट्रैप कर दिया था। तो मैंने अपने 4 विलेजर्स को नीचे की तरफ धकेलने के लिए उनका बेस स्टैंड पुश किया। फिर मैंने अपने घोड़े पर बैठ के एक आयरन गोलम से पंगा लिया और वहाँ से भाग गया। लेकिन जब कुछ देर बाद मेरा उसी जगह से गुजर हुआ तो मेरे साथ इस आयरन गोलम ने जब विलेजर्स ज़ॉम्बी विलेजर में कन्वर्ट हुए तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरी इन्वेंट्री में कोई भी गोल्डन एप्पल नहीं बचा। अगर मैं गोल्ड माइन करने के लिए माइन के अंदर जाता और माइनिंग करता तो मुझे इस बात का शक था कि कहीं मेरे विलेजर्स गायब ना हो जाए। तो मजबूरी में ही सही, लेकिन मैंने मेंटिस को ये मैसेज किया कि वो मेरे लिए 40 गोल्डन इंकट्स ले आए, क्योंकि उसके पास एक गोल्ड फार्म भी है। तो उसके बदले मुझसे वो 20 बोन ब्लॉक ले आए और ये आए नहीं जाए। देन मैंने उन ज़ॉम्बी विलेजर्स पे पोशन फेंके और उन्हें क्योर किया।
क्योर होने के बाद ये थॉर्न्स 3 वाला विलेजर मुझे सिर्फ 7 एमरल्ड के बदले एक थॉर्न्स 3 की बुक दे रहा था। फॉर्चून 3 मुझे 2 एमरल्ड में मिल रही थी। रेस्पिरेशन 3 मुझे 6 एमरल्ड में मिल रही थी। प्रोटेक्शन 4 मुझे 1 एमरल्ड में मिल रही थी। अपने आर्मर पर लगाने के लिए मैंने इन विलेजर से बुक्स खरीदी। और वही के फिर मैंने अपने आर्मर पर एन्चेंटमेंट्स लगाई। तो भाई फाइनली जो है मैं इस वक्त वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मर बना चुका हूँ और इस वक्त इस वर्ल्ड के अंदर मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई भी नहीं है। फ्यूचर में मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा मेंटिस, क्योंकि उसने मुझे बताया है कि वो नेदरराइट माइनिंग कर रहा है। तो भाई बात कुछ इस तरह है कि लेजेंड जो है वो नेदर के अंदर गोल्ड माइन करने के लिए गया हुआ था। उसे नेदर में इत्तेफाक से एक बंदा मिला जिसका नाम मेंटिस था। तो मेंटिस ने लेजेंड को मार दिया, क्योंकि लेजेंड एक बिगनर है तो वो उसके सामने हार गया और अपना सारा सामान गवा के इस बेस पे वापस आ गया। उसके पास हमारी बेस का लोकेटर मैप भी था जिसके अंदर हमारी लोकेशन साफ साफ दिख रही थी। तो काफ़ी अरसे से मैं मेंटिस को यही कह रहा था कि वो मैप तो या तो हमें वापस कर दे या फिर उस मैप को लावे में फेंक दे, लेकिन मेंटिस ना माना। आखिर मैंने आज फैसला किया कि मैं मेंटिस की बेस पर वापस जाऊंगा और उससे अपना मैप लेकर रहूँगा। मैंने लेजेंड को बुलाया और हम दोनों निकल पड़े मेंटिस की बेस की तरफ। अपने अपने घोड़ों पर काफ़ी देर तक लंबा सफ़र करने के बाद मैं और लेजेंड मेंटिस की बेस पर फाइनली पहुंच चुके थे। यहाँ पर एक बात क्लियर करता जाऊँ कि मेरी और मेंटिस की बेस बहुत ज़्यादा पास नहीं है, बल्कि उन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 3000 ब्लॉक्स है। आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं एक बात पहले ही बोलता जाता हूँ कि जो मेंटिस है, मेंटिस नामी जो शख्स इस गेम में खेल रहा है वो हमारा दरमियान की रिकॉर्डिंग हम देखकर बहुत हैरान हुए कि हमने तो कुछ भी नहीं किया और यहाँ पर 5 से 6 लोगों ने मिलकर एक बहुत ही बढ़िया मुझे बनाने कर दिया। इन्होंने यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी मार्केट और एक बहुत ही शानदार ट्रेडिंग हॉल भी बना रखा है। खैर मैंने मेंटिस से बात की, उसे अपना आर्मर दिखाया, उसे अपनी स्वॉर्ड दिखाई और उसने मेरे आर्मर और मेरी स्वॉर्ड से डर कर मुझे मेरा मैप वापस कर दिया। दहशत है भाई अपनी। घर वापस आने के बाद मैंने अपने ट्रेडिंग हॉल को ठीक करने के लिए वुड कलेक्ट करनी शुरू की और अपने ट्रेडिंग हॉल की लुक को थोड़ा सा और बेहतर बनाया। खत्म। मैं ट्रेडिंग हॉल के डिज़ाइन को थोड़ा और बेहतर बना रहा था कि उतने में मुझे मैनिस भाई का मैसेज आया। उन्होंने मुझे कहा कि मैं यहाँ पर बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा मेंटिस की बेस में। उसने बताया कि वो जो भी बनाता है मेंटिस और उसके दोस्त मिलकर उसकी हर चीज़ को ख़राब कर देते हैं। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं आपकी बेस में आ सकता हूँ। मैंने हाँ कर दी और मैं यहाँ पर मेंटिस के नेदर पोर्टल के पास आया ताकि मैं उसे अपने साथ लेके जा सकूँ। मेंटिस के यहाँ पर पहुँचते ही हम दोनों अपनी बेस की तरफ वापस निकल पड़े और घर आने के बाद मैंने क्या किया वो तो पता ही है आपको। खत्म। अगेन दूसरी बार मेरा ट्रेडिंग हॉल बनाते बनाते मूड खराब हुआ और मैंने कहा कि क्यों ना अपने मैप को खोल लिया जाए। अभी मैं अपने मैप के साउथ में ही आया था कि मुझे एक उल्टी नाव पड़ी हुई दिखी एक बर्फ़ की चट्टान के नीचे। कहीं ना कहीं टाइटैनिक की याद आ रही थी। मैं सवारी किसी और घोड़े पर कर रहा था क्योंकि मेरा पुराना घोड़ा गुम गया। ये घोड़ा लेजेंड का था और मैंने उसे उधार पर मांगा था और मैंने उसे कहा था कि मैं अपना मैप खोल लूँ, फिर मैं एक मैप तुझे भी दूंगा उसकी कॉपी बनाकर, और तब तक मुझे तू अपना घोड़ा चलाने दे। और ये घोड़ा लेके मैं एक प्यारी सी केव में आया था कि
देन मैं वापस घर आया, मैंने एक और घोड़ा टेम किया और फिर मैं अगेन अपने मैप को खोलने के लिए निकल पड़ा। अगर आप इस चैनल पर पुराने हैं और आपने एपिसोड नंबर 2 देखा है तो आपको पता होगा कि मैं मैंग्रोव सैपलिंग लेने के लिए बहुत दूर गया था। रास्ते में एक जंगल बायोम भी आई थी जिसके अंदर मैंने 2 पैरट्स को टेम किया था, लेकिन रास्ते में वो पैरट्स कहीं पर गायब हो गए थे। इस मैप के सारे इलाकों में घूमते फिरते हुए मुझे वो जंगल बायोम दोबारा मिली और मैं वहां पर गया तो मुझे दोनों पैरट्स अपने दोबारा मिल गए। मैंने उन पैरट्स को लिया, अपने घोड़े को लिया और निकल पड़ा अपने घर की तरफ। घर जाने के बाद मैंने इन दोनों पैरट्स को अपने घर के 3rd फ्लोर पर, जहाँ पर मैं कम ही जाता हूँ, वहाँ पर जाकर बिठा दिया। अगली रात जब मैं मैप को एक्सप्लोर कर रहा था तब मुझे कुछ विलेजर्स दिखे। मुझे वैसे भी टोटम्स की ज़रूरत थी तो मैंने उनके बॉस को मारकर बैड ओमेन का इफेक्ट ले लिया। जब मैं घर वापस आया तो रेड स्टार्ट हो गई और जब रेड स्टार्ट हो गई तो मैं भी स्टार्ट हो गया। खत्म। आखिरी विलेजर किसने मारा, क्यों मारा, कैसे मारा, मुझे इसका कोई इल्म नहीं है, लेकिन मुझे इतना इल्म है कि आखिरी विलेजर मर गया है और रेड मैं जीत चुका हूँ। लेकिन एक अफसोस की बात भी है कि मेरे 4 विलेजर जो हैं वो मर चुके हैं इस रेड के अंदर। उन्हें विलेजर्स ने इस ट्रेडिंग हॉल के अंदर घुस के मारा है। रेड बहुत ही ज्यादा खतरनाक रही थी, मेरा घोड़ा भी 3-4 बार मरते मरते बचा था और मैं भी। ये रेड बहुत ही ज्यादा लंबी चली थी और ये रेड मैंने और मैनिस ने मिलकर लड़ी थी। रेड का ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था क्योंकि आज से पहले मैंने अपने किसी भी विलेज में या फिर कहीं भी कोई भी रेड नहीं करवाई। जब मैं रेड करवा रहा था उसी दौरान मैनिस घर के पीछे वाली साइड पर माइन बना रहा था और ये माइन जब खत्म होती है तो एक पीछे एक विलेज आता है और मुझे अब पता चला कि हमारे घर के पीछे भी एक विलेज है। रात के वक्त हमारी बेस और ट्रेडिंग हॉल के आसपास बहुत ही ज्यादा क्रीपर फिरते रहते हैं जो कि हमें कभी भी चैन की नींद नहीं सोने देते हैं कि कहीं हमारे विलेजर ना मार दें। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए मैंने अपनी बेस के चारों ओर टॉर्चेस लगाने का फैसला किया और टॉर्चेस गंदी ना लगे इसलिए उनके ऊपर मैंने कारपेट्स लगाने थे, मॉस कारपेट लगाने थे, जिनके लिए मुझे मॉस ब्लॉक चाहिए थे। तो इसीलिए मैं माइन में आया और मॉस ब्लॉक कलेक्ट किए। मॉस कारपेट बनाने के बाद मैंने कुछ वुड कलेक्ट की और फिर उस वुड से टॉर्चेस बनाई और ट्रेडिंग हॉल के सामने वाली जगह पर टॉर्चेस लगानी शुरू कर दी। काफ़ी ज़्यादा देर की मेहनत के बाद मैंने अपनी सारी की सारी बेस पर जहाँ मेरा आना जाना रहता है वहाँ पर टॉर्चेस लगा दी हैं। यहाँ पर अभी भी विलेजर फिर रहे हैं लेकिन मेरा दोबारा रेड करवाने का कोई मूड नहीं है। यहाँ पर मैंने अपने ट्रेडिंग हॉल की वाल्स को भी डिज़ाइन कर दिया था, वाल्स की डिज़ाइनिंग कर दी थी और बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है इसमें। मैं रिकॉर्डिंग इसीलिए नहीं कर पाया क्योंकि मेरे मोबाइल की स्टोरेज भर चुकी थी और एडिटिंग करने का मेरा कोई मूड नहीं था। काफ़ी ज़्यादा देर लग गई मुझे ये काम करने में, बहुत ही ज़्यादा देर लग गई और मेहनत भी लग गई। और पीछे की साइड पर जो स्टेयर्स हैं वो मैनिस भाई की हैं। मैं आपको मैनिस भाई की भी बेस दिखाऊँगा कुछ देर बाद।
और अगर बात कर ली जाए ब्रिज की दूसरी साइड पर यानी कि अपने घर वाली साइड पर, तो वहाँ पर लैंटर्न्स तो पहले लगे हुए थे, साथ ही साथ मैंने अंधेरे वाली जगह पर टॉर्चेस भी लगा दी। और ये पाथ जो आप देख रहे हैं, ये पाथ बनाया है मैनिस भाई ने। वो यहाँ पर एक माइन बनाना चाह रहे थे पीछे वाले विलेज की तरफ। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये माइन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी उन्होंने मुकम्मल नहीं की, वो अभी अपनी बेस बना रहे थे। तो इस साइड पर जाया जाए तो यहाँ पर एक बहुत ही गहरी माइन है जहाँ पे गिरने का मेरा हमेशा खतरा रहता है, लेकिन मैंने कभी इस माइन को भरने की कोशिश नहीं की। इस माइन के आखिरी सिरे पर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एक छोटा सा विलेज है। और ये विलेज छोटा तो है मगर बहुत ही प्यारा है। इसके सामने एक बहुत बड़ा लेक भी है जो कि काफ़ी अच्छा है, जिसका लुक आ रहा है। और शायद हम फ्यूचर में यहाँ पर कोई ना कोई बिल्ड भी करें। हमारा आयरन फार्म इस वक्त काम नहीं कर रहा क्योंकि सामने जो ट्रेडिंग हॉल हमने बनाया है वहाँ पे बार बार आयरन गोलम स्पॉन हो जाते हैं। हम उन्हें मार भी दें तो नए से नया आयरन गोलम स्पॉन हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आयरन गोलम स्पॉन ही नहीं हो रहा। तो अब फ्यूचर में हम अगले एपिसोड में या फिर शायद उससे अगले एपिसोड में एक नया और बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट आयरन फार्म भी बनाने वाले हैं। ट्रेडिंग हॉल के पीछे वाला पाथ मैनिस ने बनाया है और ये पाथ उसकी बेस की तरफ जा रहा है। और ये पाथ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें लैंटर्न्स उसने कुछ ज़्यादा ही लगा दिए हैं। ये पाथ काफ़ी ज़्यादा लंबा है और उसके एंड पर जाकर उसका घर आता है। अपने ब्रिज और ट्रेडिंग हॉल को मिलाने के लिए मैंने एक पाथ बनाया। ये पाथ भी मैं शवल मार के बना रहा था, कोई बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं करने वाला था। और ये पाथ भी कहीं ना कहीं मेरे घर के सामने वाली पाथ की तरह ही है। पहले मैंने एक सिंपल पाथ बनाया जिसने इस ब्रिज और इस ट्रेडिंग हॉल को कनेक्ट किया। देन मैंने इसके साइडों पर मोस ब्लॉक के साथ डेकोरेशन की और फिर मैंने इसके आसपास लैंटर्न्स लगाए और इस पाथ का फाइनल लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ रहा था। इस ट्रेडिंग हॉल के अंदर जो बेड लगे हुए थे वो मैंने उठाकर इसकी ऊपर वाली साइड पर रख दिए थे। और इस ट्रेडिंग हॉल का इंटीरियर भी मैंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाया था। अगर आप लोग वीडियो अब तक देख रहे हैं तो यकीनन आपको वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी तो लगी रही होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने काम कुछ ज़्यादा ही किया है। रिकॉर्डिंग में फुल नहीं कर सका हर सीन की क्योंकि मेरी मोबाइल की स्टोरेज ही ख़त्म हो गई थी। खैर, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।